ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपका नाम ले। हम आपको एक एक बातों को बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका अब आखिरी मौका है बेसिक सीखने की। इसके बाद से आप बेसिक नहीं सीख पाइएगा। अब आपको कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, लेकिन बेसिक जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के बेसिक के बारे में जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये जानकारी तो हम लोग को होनी ही चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे चल करके आपको वीडियो मिला करे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में अंक किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो हम लोग को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आखिर में अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भले ही आप ये सभी बातें जानते हैं फिर भी आपको एक बार पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि गिनती के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक चिन्ह को ध्यान से समझिएगा। सांकेतिक चिन्ह को अंक कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी तक आपने यह समझा कि गिनती के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो सांकेतिक चिन्ह होती है, यानी कि गिनने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो सांकेतिक चिन्ह होती है उसे हम लोग अंक कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात अटक रही होगी कि क्या सर 0 एक अंक है या नहीं है। तो बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि 0 भी एक प्रकार की अंक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको बोल दिया जाए किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, लेकिन वहां पे कोई भी वस्तु अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्या कहेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब शून्य है, यानी कि 0 है। तो 0 जो आप बता रहे हैं, जिस सांकेतिक चिन्ह का आप प्रयोग कर रहे हैं ना, वही तो अंक है। और यही चीज तो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे थे। आइए अब बात करते हैं हम कि संख्या किसे कहते हैं। तो आपने अंक जाना कि गिनती के लिए यानी कि गिनने के लिए जिस भी सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए वही आपका अंक होता है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में संख्या किसे कहा जाता है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है, जैसे कि 111, 134 या फिर 129 या कोई भी अंकों का समूह जो है वह संख्या हो सकती है। जैसे कि हमने अंक आपको कौन कौन बताया था, तो 0 से लेकर के 9 के बीच में, यानी कि 9 तक आपको हमने बताया कि यही जो होती है वह आपकी अंक होती है। जब इसका समूह बन जाएगा यानी कि वह एक से ज्यादा हो जाएगा तो वह आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल, अब बात करते हैं हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में। तो देखिए संख्या जो होती है निम्न प्रकार की होती है, जैसे आपने सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये सारी संख्या के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे पढ़ने में हम लोग को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हालांकि ये सारी चीजें तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, फिर भी इसे जानना हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब अंतिम यह पड़ाव है। अब इसके बाद से यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग को छोटा छोटा बातें समझ में नहीं आएगा और नहीं पता रहेगा तो फिर आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप एक कॉपी और कलम ले करके इसे लिख डालिए और याद जरूर कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। 1 से 2 बार देखिए तो वीडियो समझ में आ जाएगा, वैसे तो एक बार में ही आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं संख्या के बारे में। तो देखिए संख्या जो है आपको हमने बताया कि निम्न प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सम संख्या के बारे में, कि आखिर में जो सम संख्या होती है वो किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको हम अच्छे से लिख करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि 2 से उस संख्या में भाग लग जाए, सम संख्या कहलाती है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती है। यानी कि कोई भी संख्या हो, संख्या के बारे में आपको हमने समझा दिया कि संख्या कौन होती है। तो अगर उसके अंत में 2 हो या 0 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कि इसमें से जो भी हो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो वह संख्या जो होगी वह 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि वह सम संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे में दिखाया गया है कि 102, 1020 या 338, इन सभी संख्या के अंत में क्या है,
या तो इसमें 0 दिखलाया गया है, या तो 0 दिखलाया गया है, या तो 8 दिखलाया गया है। तो आप जब भी इसे 2 से भाग लगाइएगा तो ये आसानी से लग जाएगा, यानी कि यह संख्या क्या है, तो सम संख्या है। अब हम लोग समझते हैं कि विषम संख्या क्या है, तो इसमें ज़्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, बस इसका उल्टा है। अभी आपने जाना कि 2 से जो विभाजित हो जाए वह आपकी क्या होती है, सम संख्या। तो इसमें क्या होगा कि 2 से वो विभाजित नहीं होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कह देंगे। तो काफ़ी यह आसान हो जाती है। तो देखिए, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि भाग ना लगे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, तो वह क्या होती है, विषम संख्या होती है। और इसे एक खास बात यह है कि इसे ओ से सूचित किया जाता है, जैसे कि 153, 155 और 519 या कोई भी संख्या हो सकती है, बस उसके अंत में क्या होनी चाहिए, तो या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है और नहीं तो 9 है ना। तो कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, और इसे आप 2 से विभाजित भी कीजिएगा ना तो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं, हम लोग समझते हैं कि प्रकृत संख्या क्या होती है। यहां से आप लोग पढ़े होंगे काफी बच्चे, और काफी बच्चे अंक और संख्या के बारे में जानते भी होंगे, काफी बच्चे नहीं जानते होंगे, तो हमने आपको बताया। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर में प्रकृत संख्या क्या होती है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जिन संख्या का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनने में किसी भी वस्तु को जब हम लोग गिनते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। अथवा इसका एक और परिभाषा बन जाता है कि 1 से शुरू होने वाली संख्या पद्धति को प्रकृत या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक इत्यादि कोई भी हो सकता है, जिसे हम लोग गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। तो ये काफी इजी होता है पूर्ण संख्या, इसमें ज्यादा माथापेची करने की जरूरत आपको नहीं है, और समझ में आ रहा है इतना चीजें। तो अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी नहीं, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे से वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्रकृत संख्या के संग्रह में, प्रकृत संख्या, अभी आपको हमने क्या बताया था प्रकृत संख्या के बारे में, तो जिसको जिसको भी परिभाषा याद हो गया फटाफट से लिख डालिए तो कि प्रकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृत संख्या के संग्रह में अगर हम लोग 0 को सम्मिलित कर देते हैं, यानी कि 0 को उसमें मिला देते हैं, तो वह जो संख्या बन जाती है वो हम लोग को क्या बन जाती है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अथवा एक और परिभाषा इसका बन जाता है, तो आप इसे कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, कि 0 से शुरू होने वाली संख्या पद्धति को पूर्ण संख्या हम लोग कह देते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इत्यादि कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, अभी आपको पहले हमने बताया कि प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या क्या शुरू हो रही थी, 1 से शुरू हो रही थी ना, 1 से शुरू हो रही थी। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात की जाए तो वहां पे 0 से शुरू होती है, वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बस इतना कह दीजिएगा कि प्रकृत संख्या के संग्रह में अगर हम लोग 0 को सम्मिलित कर देंगे तो वैसी संख्या जो होती है हम लोग क्या बन जाती है, तो हम लोग को बन जाती है पूर्ण संख्या। बिल्कुल समझ में आ रहा, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं एक होता है पूर्णांक संख्या। तो आइए हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर प्राप्त संग्रह को हम लोग पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि पूर्ण संख्या के संग्रह में, अभी आपको हमने पूर्ण संख्या बताया, क्या बताया था कि प्रकृत संख्या के संग्रह में अगर 0 को सम्मिलित कर देंगे तो, है ना, तो हम लोग क्या बन जाएगी, हम लोग को जब हम लोग प्रकृत संख्या के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या के संग्रह में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो हम लोग क्या बन जाती है, वो पूर्णांक बन जाती है। ठीक है, जैसे 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3,
ऐसे ही डॉट 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 कोई भी हो सकता है, 4 -4 5 -5, है ना। यानी कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस को शामिल कर देते हैं, निगेटिव संख्या शामिल कर देते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या शामिल कर देते हैं किसमें, पूर्ण संख्या में, है ना, तो वो हम लोग का क्या हो जाती है, तो पूर्णांक संख्या हो जाती है। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए, तो एक एक बातें अगर आप समझते जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको हमने पहले पूर्ण संख्या नहीं बताए होते तो फिर दिक्कत होता कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमने आपको सारी चीजें बता दिया, अंक से स्टार्ट किए हैं कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, फिर हम लोग ये सारी चीजें जान रहे हैं, है ना। चलिए, तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहते हैं। बार बार आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे या क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है ना, या 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा निकाल दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, तो ये जानना तो आपके लिए काफी जरूरी है। और जब आपको पढ़ा रहे थे वहां पे भी तो आपको समझा रहे थे कि आखिर में अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जब उसका गुणनखंड आप करें तो केवल 2 गुणनखंड, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड ना निकले, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे में आपको दिखलाया गया है कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 इत्यादि कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आप 2 का गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया, और 2 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 2 एकम 2, यानी कि जब आपने 2 का किया तो कितना आया, तो 2 का करेंगे तो अब 1 होगा, 1 2 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 का भी कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा और 1 3 होगा, तो 2 ही निकल रहा है ना। या आप 11 ही ले लीजिए, तो 11 का जब आप कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा और 11 होगा। इससे ज्यादा कोई निकलेगा तो कहिएगा सर नहीं निकल सकता है। तो जब नहीं निकल सकता है तो यही अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी संख्या हो जिसका केवल 2 गुणनखंड निकले, इससे ज्यादा गुणनखंड न निकले, तो वही हम लोग का क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अभी तक भी लाइक नहीं किया, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, है ना। चलिए, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन लिखिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगी। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या, तो अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि आखिर में भाज्य संख्या जो होती है वह क्या होती है। तो ध्यान से समझिए और एकदम मन में ठान लीजिए कि एकदम कुछ करके दिखाना है ना। प्रतिदिन क्लास लेने का प्रयास कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट नहीं जानते इसके बारे में कि क्लास शुरू कर दी गई है और रेगुलर क्लास आपकी कराई जा रही है, तो फटाफट से उन्हें आप बता दीजिए। तो आइए समझने का प्रयास कीजिए। तो वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभी आपको हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया कि केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड न हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होती है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड उसका हो, है ना। जैसे कि 4 6 8 40 12 डॉट 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 कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे, है ना, तो वह आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप गुणनखंड करना है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड उसका निकल सके, है ना। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 4 ही दिया गया है, ठीक है, तो 4 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा क्या होगा, सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2, फिर यहाँ 2 बार में जाएगा तो फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना बार आया, 1 2, मतलब कि 2 बार 2 आया है और 1 बार 1 है, यानी कि ये 3 बार हो गया, है ना। तो 4 का आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 2 2, है ना। तो 2 से ज्यादा बार निकला है कि नहीं निकला है, बिल्कुल निकला है, तो निकला है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन 2 ही निकलता, 2 से ज्यादा नहीं निकलता, तो हम लोग का क्या हो जाता, वह अभाज्य संख्या हो जाता। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पे मान लीजिए 40 ही दिया गया है ना, तो 40 कहीं कीजिएगा तो यह 2 से ज्यादा निकल ही जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि 2 से कीजिएगा तो 20 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 10 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 5 होगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 1 होगा। तो 2 से ज्यादा यहाँ पे निकल रही है, तो जब निकलेगा तो समझिए ये क्या हो जाएगी, तो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब रही चीज एक और कि जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि हमने तो ये तो समझ ही लिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। अब हम लोग को ये समझना है कि आखिर में जो जुड़वा भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है जी। तो आइए समझते हैं हम लोग कि जुड़वा भाज्य संख्या क्या होता है ना।
चलिए, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच दो का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या हो? दो का अंतर हो, उसमें क्या हो? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं उसे। तो जैसे यहां पे दिया गया है कि 3 और 5, 5 और 7। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पे कहा क्या जा रहा है, क्योंकि जब समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहां पे बता रहा है कि वैसी दो अभाज्य संख्या, यानी कि वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या आपको हमने बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में, कि जिसका दो से ज्यादा गुणखंड न हो। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि वैसी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? तो वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसके बीच दो का अंतर हो, तो ही वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 3 और 5 दर्शाया गया है, तो 3 और 5, तो 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि इसका दो से ज्यादा गुणखंड नहीं निकलेगा। 5 क्या है? तो 5 भी एक अभाज्य ही संख्या है, क्योंकि इसका भी दो से ज्यादा गुणखंड नहीं निकलेगा। अभी आपको हमने बताया। तो 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो बिल्कुल यही आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आगे दिखाया गया है कि 5, 7, ठीक है, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, और इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। तो कहने का मतलब यह है कि जुड़वा अभाज्य संख्या तभी मतलब होगा जब वह दोनों जो संख्याएं हो वह अभाज्य होनी चाहिए, और उसके बीच की जो अंतर होनी चाहिए, है ना, अंतर, वह 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हम लोग समझे, आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये चीज कि अभाज्य संख्या क्या होती है। लेकिन आप हमारा इसमें साथ दीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़िएगा नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सकता है ना, शेयर कीजिए, सबको बताइए, और मन में ठान लीजिए कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करना ही करना है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि अभाज्य किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्याएं जिसका मसा एक हो, ध्यान से समझिए, कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, ये समझिए, जिसका मसा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF के बारे में तो आप जानते होंगे ना। HCF बार बार आप 10वीं कक्षा में निकाल रहे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF निकालिए, यानी कि मसा निकालिए, है ना, महत्तम समापवर्तक, वही होता है। तो कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि वैसी दो संख्याएं जिसका मसा एक हो। अब दो संख्या क्यों बोला गया जी? तो बिल्कुल दो इसलिए बोला गया क्योंकि एक संख्या से कैसे मसा निकलेगा? जब तक दो संख्या नहीं शामिल होगा तब तक फिर निकलेगा कैसे? इसलिए तो दो संख्या, ठीक है, जिसका मसा एक हो, यानी कि एक निकले एक, वह संख्या हम लोग का क्या कहलाती है? तो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या जो है वह कहलाती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइप जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे अभाज्य संख्या की जगह संख्या अभाज्य संख्या लिखा गया है, यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए इसे सुधार लीजिएगा। अभाज्य संख्या कहलाती है जैसे कि 2 और 5, 5 और 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5 जो दिया गया है, 2 और 5, तो 2 और 5 का जब आप मसा निकालिएगा, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, ये इसमें मायने नहीं रखता है, केवल मसा आपका एक आना चाहिए। जैसे कि 2 और 5 लेके आइए हम लोग निकालते हैं, है ना, भाग विधि से ही निकाल लेते हैं क्योंकि काफी इजी हो जाता है। तो 2 दूनी 4, यहाँ जगह 5 में से 4 जगह 1, फिर यहाँ पे करेंगे 1 से भाग देंगे इसमें 2 में, तो 1 में करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। कितना बच गया बाबू? 1 बच गया। तो जब 1 बच गया तो यानी कि दो संख्या हमने तो लिया और इसका मसा कितना निकला? 1 निकला, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। या 5 या 7 हो गई, 5 और 7, तो 5 और 7 का भी निकालिएगा तो बात वही है, एक ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या मतलब कि हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है चीजों को? बहुत बढ़िया। तो फटाफट से लाइक तो करना ही करना है, नहीं किया है तो फटाफट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और काफी महत्वपूर्ण ये चीज है। क्या चीज जी? तो संपूर्ण संख्या एक होती है संपूर्ण संख्या। तो आइए हम लोग समझते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है। और किसी भी बच्चों से यह सवाल पूछ दीजिएगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्याएं होती है, तो देखिएगा कि वह क्या बताते हैं, या किसी से भी पूछ सकते हैं, है ना। ये काफी मतलब जबरदस्त क्वेश्चन भी है। तो ये समझते हैं कि आखिर में संपूर्ण संख्या क्या होती है, फिर आपको वह दो संख्या भी बता देते हैं, है ना। चलिए तो देखिए, और आगे ही अगर आप कंपटीशन, कोई पुलिस, रेलवे वगैरह का तैयारी करेंगे या करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वैसी संख्या
जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी सी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। ध्यान से समझिए, बताया जा रहा है कि वैसी संख्या, संख्या तो आपको होनी चाहिए, तो कैसी संख्या, कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग, यानी कि उस संख्या को हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद उस संख्या का योग करें, है ना, उस संख्या का 2 गुना हो। गुणनखंड का योग जो है ना, उसका गुणनखंड जब आप करते हैं उसका योग करते हैं, योग का मतलब क्या होता है, जोड़े, जब जोड़े तो उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 और 28, यही 2 संख्याएं हैं 0 से लेकर के 100 के बीच में यदि हम बात करें तो। देखिए यहां पे समझने का प्रयास कीजिए कैसे हो रहा है। तो देखिए यहां पे अगर हम लोग 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं जी, गुणनखंड करते हैं, तो 6 का गुणनखंड क्या निकलेगा, यही नहीं निकलेगा, 1 2 3 और 6 निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 6 का गुणनखंड हमने निकाला यहाँ पे, और निकालने के बाद से जो भी गुणनखंड आया है उसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया कि हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए जब 12 हो गया तो 6 का 2 गुना 12 है कि नहीं है, बिल्कुल है। बस यही बात तो समझाया जा रहा था, वही चीज समझाया जा रहा था यहाँ पे। और इसके बाद एक देखिए 28 आपको बताए थे, तो 28 का जब आप निकालिएगा, क्या चीज, गुणनखंड निकालिएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा वहां पे 1 2 4 7 14 और 28 आएगा। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 7 +, है ना, 14 + और 28 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ पे 28 का जब आप लोग क्या कीजिएगा, 2 गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, 28 का 2 गुना कितना होता है, 56 होता है। तो बस वही तो कहना था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कहा जा रहा था, वही चीज आपको समझाया जा रहा था कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या का 2 गुना हो, यानी कि जब उस संख्या का हम लोग गुणनखंड करें या गुणनखंड करने के बाद से जब उसका हम लोग दोगुना करें, मतलब कि उस संख्या का हम लोग गुना करें, जिस जो संख्या है तो 2 गुना हो जाए। ठीक है, यानी कि 6 का करें तो 12 हो गया और 28 का करें तो 56 हो गया। ठीक है, बिल्कुल, तो यही चीज संपूर्ण संख्या होती है। और 1 से लेकर के 100 के बीच में हम बात करते हैं तो यही जो है संख्याएं होती है। ठीक है, नोट यहाँ पे हमने कर दिया, तो ये नोट्स बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, जरूर बनिएगा। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ जाएगा, वहां पे भी आपको हम पोस्ट कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, और ऐप में तो अपलोड कर ही देंगे। जाइए, मैथ का जितने भी 11वीं कक्षा के आप होंगे तो आपका अपलोड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक संख्या में केवल 2 संपूर्ण संख्या होती है। कौन कौन, तो 6 और 28 होती है। किसी से भी पूछ भी सकते हैं, या आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसे बना भी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। काफी बच्चे कहते होंगे सर ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़े हैं, फिर बता क्यों रहे हैं, काफी जरूरी है, अंतिम पड़ाव है आपकी। अब अंतिम बार यह जान रहे हैं, इसके बाद से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये तो मानिए हम आपको शुरू से एक जगह बता दे रहे हैं, जिससे कि आप भटकेंगे नहीं बाद में चल करके, क्योंकि इसका काम ज्यादा पड़ेगा। बाबू बता दे आपको, गणित में सबसे ज्यादा काम जो है इसी का पड़ता है। क्योंकि जब आप आगे जाइएगा ना, क्यों काम पड़ता है आपको बता दें, जब आप आगे जाइए अगर आप पढ़ने के लिए कोई भी क्वेश्चन जब आपको हम सॉल्व कराएंगे, तो वहां पे क्या करें, डायरेक्ट बोल देगा कि पूर्ण संख्या से लेकर के पूर्ण संख्या के बारे में बोल देगा कि पूर्ण संख्या को आप ये कीजिए, परिमेय संख्या से के साथ आप ये कीजिए। तो आपको पता रहेगा तब ना कि पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या की होती क्या है, तब तो आप बनिएगा ना, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को हम लोग को समझना काफी जरूरी होता है। ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कि परिमेय संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि आप लोगों को सारी ये चीजें पता है पहले से, लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको एक जगह करके अच्छे से समझा दें, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हमसे जितना अच्छा से हो सके आपको बताएं। और अच्छा लग रहा हो ये वीडियोस आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको यह वीडियोस कैसा लगा हुआ है। आपको एक एक चीज हमने अपने मन से कोशिश की है कि बता दें, है ना। अगर कोई भी कमी हमें भी रहती है तो कमी भी आप बताने का प्रयास करें, ताकि हम उस कमी को भी दूर करें और आपको अच्छे से और भी समझाने का प्रयास करें। वैसे तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है, फिर भी अगर आपके नज़र में कोई कमी लगती है तो हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वैसी संख्या, यहाँ पे वैसी छूट गया है, कोई बात नहीं।
वैसी संख्या जिसे p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है p बटे क्यू के रूप में कहने का मतलब समझिए कि सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, कि बट्टा में लिख दे। जैसे कि 1 है तो 1/1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 में जब 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2, तो 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही चीज तो समझाया जा रहा है कि जिसे हम लोग क्या लिख सकें, p बट्टे क्यू के रूप में लिख सके। यानी कि p मान लीजिए ऊपर वाला, नीचे वाला मान लीजिए q, तो p बट्टे क्यू के रूप में तो हो ही गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बराबर नहीं हो 0, यानी बराबर नहीं हो 0 किसके? क्यू के। तो क्यू के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे का जो मान हो वह 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि बटा में 0 नहीं आनी चाहिए। अगर बट्टे में 0 आया तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, बस इतना ही, है ना। अब यहाँ पे 1 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब कुछ भी हो यार, उससे मतलब नहीं है। केवल बस शर्त यही है कि 0 नहीं होनी चाहिए, बट्टे के नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई भी संख्या रहती है ना, कोई भी संख्या हो, वो आपकी परिमेय संख्या होगा ही होगा। बिल्कुल, चलिए ये समझे आप। अब आइए बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं पहले से, है ना। और आपको अभी हमने समझाया परिमेय संख्या के बारे में, तो सेम इसका उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें क्या होता है समझिएगा यहाँ पे, कि वैसे संख्या जिसे p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। वहां पे बताया जा रहा था लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। और पूर्णांक के बारे में भी आपको हम समझा दिए हैं, अभी इसी वीडियो में हमने बताया कि पूर्णांक क्या होती है ना। चलिए, तथा q बराबर नहीं हो 0, यहाँ पे भी वो मान काम करता है, यानी कि यहाँ पे भी वो बातें सारी लागू होती है, बस एक बातें को छोड़ करके कि p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। अब √2 है तो √2 को आप तो लिख नहीं सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें आपकी क्या होती है, ये सेम इसका उल्टा हो जाता है। किसका? परिमेय संख्या का ये उल्टा हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक रही चीज हम लोग के लिए ये कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। अब एक ये भी संख्या होती है कि वास्तविक संख्या, तो हमने काफी चीजें हमने जाना आज, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए, तो वास्तविक संख्या के बारे में अगर हम लोग समझें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी आपको हमने परिमेय भी संख्या समझाया, अपरिमेय भी संख्या समझाया। तो बताया जा रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को जब उसका हम संग्रह कर देते हैं तो वही हम लोग का वास्तविक संख्या बन जाती है ना। तो ये चीजें आपने समझा, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया एग्जाम्पल के माध्यम से कि 3 + √2, √3 + 8। यहाँ पे देखिए परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जिसे p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वही आपकी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगी, अपरिमेय संख्या √2 हो जाएगी, और दोनों का संग्रह कर दिया गया है, तो ये आपकी वास्तविक संख्या बन गई। बिल्कुल, चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि √3 और +8, तो यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है और 8 एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे समझे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने क्या क्या आज समझा, आपको बहुत ही मजा आया होगा। हमने सबसे पहले शुरू किया था अंक किसे कहते हैं, फिर हमने बताया आपको संख्या किसे कहते हैं, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें आपको हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, है ना, सभाज्य संख्या, है ना, जुड़वा भाज्य संख्या, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। परिमेय संख्या, काफी चीजें हमने बताया आपको। तो मैं चाहूंगा इसका नोट्स वगैरह बनाते चलिए, और आप रेगुलर आपकी क्लास आ रही है तो क्लास कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की कमाल वीडियोस के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियोज में।